नमो नमः मित्रों। एक बड़ी दुखद विमान दुर्घटना 12 जून को होती है। अहमदाबाद से एयर इंडिया की फ़्लाइट AI 171 जा रही थी लंदन, और वह उड़ान भरते ही कुछ सेकंडों के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। उसमें भयंकर विस्फोट होता है और उसमें कुल 241 यात्री और क्रू मेंबर और पायलट मिला करके उनकी मृत्यु हो जाती है। ये समाचार आपने अखबारों के माध्यम से, टेलीविज़न माध्यम से, इंटरनेट मीडिया के माध्यम से ज़रूर सुना है। इसके बारे में आप चिंतित भी होंगे, आपने अपनी श्रद्धांजलि भी व्यक्त की होगी। मेरी भी श्रद्धांजलि उन हुतात्माओं के साथ है, उन गतात्माओं के साथ है जिनका अमूल्य जीवन इस दुखद दुर्घटना में चला गया। लेकिन ये तो उस समाचार की बात है। समाचार जब हम सुन रहे होते हैं तो 2-3 शब्द हमारे कानों में ज़रूर पड़े होंगे या हमने पढ़े ज़रूर होंगे, जिसमें से एक शब्द मे डे का आया होगा, दूसरा शब्द ATC आया होगा, तीसरा शब्द क्रू मेंबर्स का आया होगा। अब ये और चौथा शब्द ये ब्लैक बॉक्स का आया होगा। तो ये 4 चीज़ों के इर्द-गिर्द जो भी समाचार बुने गए होंगे, उन 4 चीज़ों का उपयोग, इन 4 टर्मिनोलॉजी का उपयोग ज़रूर किया गया होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि दुर्घटना तो हुई, और दुर्घटना के साथ-साथ ये जो शब्द आ रहे हैं, उनके बारे में भी हमें जान लेना थोड़ा आवश्यक है। यह लोगों के ज्ञानवर्धन के लिए भी आवश्यक है, और इससे हमें ये पता चलेगा कि इन चीज़ों का उपयोग क्या होता है विमानन के क्षेत्र में। तो आइए सबसे पहले हम मे डे के बारे में बात करते हैं कि मे डे क्या है। मे डे तो एक आंग्ल भाषा का शब्द है, लेकिन यह इसकी ओरिजिन होती है फ्रेंच भाषा के शब्द मे डेयर से। मे डेयर का मतलब होता है मेरी मदद करो। तो इसी अर्थ में मे डे का भी प्रयोग किया जाता है। मे डे का भी अर्थ होता है मेरी मदद करो। मे डे शब्द का पहली बार प्रयोग सन 1930 ईस्वी में एक अंतर्राष्ट्रीय संकट कॉल के रूप में, इंटरनेशनल डिस्ट्रेस कॉल के रूप में, अर्थात जब कोई व्यक्ति कभी संकट में रहा होगा तो उसने किसी को अपनी मदद करने के लिए कहा होगा, तो मे डे कहा होगा। तो 1923 में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था, और 1948 में इसको आधिकारिक बना दिया गया कि विमानन क्षेत्र में जब भी किसी पायलट को किसी आपात स्थिति या ऐसी स्थिति की संभावना उसके सामने प्रकट हो जाएगी कि अब विमान और स्वयं उसका और यात्रियों का अस्तित्व संकट में है, उनका जीवन संकट में है, तो वो इस तरह के कॉल करेगा। तो वो सिर्फ ATC को मे डे बोलेगा, ATC समझ जाएगी कि विमान पे उसके अस्तित्व को संकट, उसमें जा रहे जीवन को संकट उत्पन्न हो गया है। मे डे को अंतर्राष्ट्रीय डिस्ट्रेस कॉल के रूप में प्रयोग करने का विचार फ्रेडरिक मॉकफोर्ड का था। हालांकि 1923 में यह प्रथम बार प्रयोग किया गया था, लेकिन उसके बाद यह प्रचलन में नहीं था। ये जो फ्रेडरिक मॉकफोर्ड थे, ये क्राइडन एयरपोर्ट जो लंदन में था, वहाँ के एक वरिष्ठ रेडियो अधिकारी थे, और इनके सुझाव पर 1948 के बाद इसको एक कॉमन कर दिया गया पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। विमानन क्षेत्र में पायलट के लिए यह कोड वर्ड हो गया। जब भी उसे किसी इस तरह की आपात स्थिति का सामना करना हो, तो वो मे डे कह करके सहयोग की अपेक्षा कर सकता है ATC से। जब कभी अत्यधिक खराब स्थिति हो और पायलट की तरफ से ATC को मे डे कहा जाता है, तो इसका अर्थ अभिप्राय यह होता है कि वह मदद मांग रहा है, और उसके विमान के जीवन काल पर ही संकट है। अब दूसरा टर्म आता है ATC का। ATC का अर्थ होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, सभी हवाई अड्डों पर एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर होता है। इसका कार्य होता है हवाई यातायात को नियंत्रित करना, और यह हवाई अड्डों के आसपास और नियंत्रित हवाई क्षेत्र में विमानों के संचालन को नियंत्रित करता है। ATC विमानों को टेक ऑफ, लैंडिंग और उड़ान भरते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश भी जारी करता है। ATC के निम्नलिखित कुछ लक्ष्य होते हैं। ATC क्यों, आप जब कभी किसी विमानपत्तन पर जाएं तो आपको एक टावर जैसा खड़ा हुआ एक ढांचा दिखाई पड़ता है, वो ATC का टावर होता है। उसमें ढेर सारे रडार्स लगे होते हैं, ढेर सारे रेडियो फ्रिक्वेंसी मीटर्स लगे होते हैं, जिनके माध्यम से वहाँ जो कंट्रोलर होता है वो विमान से संपर्क साधे रहता है। आप एक तरह से कह दें, जैसे कि हम सड़कों पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स को देखते हैं, तो उसी तरह से विमानों के लिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स का काम करता है वो ATC। हर एक विमान जो होता है वो एक ATC से दूसरे ATC के क्षेत्र में जाने पर वो ATC टू ATC संपर्क में रहता है, जिससे कि विमानों की ऊंचाई, उनकी गति, उनकी दिशा और उनकी वर्तमान स्थिति, जो तत्समय की स्थिति हो, जिस समय वो जिस ATC के क्षेत्र में होता है, उसका पता लगता रहता है। इससे विमान के सफल, सरल और सकुशल संचालन में मदद मिलती है।
अब एटीसी का लक्ष्य ही यही होता है कि वह हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाए, हवाई जहाज़ों के आपसी टकराव को रोके। आप समझिए ना, आप सोचते होंगे कि ऊपर सड़क तो है नहीं, तो कहीं से भी विमान किसी भी रास्ते पे जा सकते हैं। अगर विमान किसी भी तरह से कहीं से भी मुड़ के जाने लगे, तो विमानों में आपस में टकराव हो जाएगा। तो विमानों के लिए एक निश्चित रास्ता बना होता है और ये एटीसी का कार्य होता है कि विमान जो जा रहा है, वह अपने निर्धारित रास्ते पर ही जाए और यह भी देखे कि कहीं उसके रास्ते में दूसरी तरफ से कोई विमान या पीछे से कोई विमान तो नहीं आ रहा है, जिससे कि उसके टकराव की स्थिति पैदा हो जाए। तो वो उस पर भी नियंत्रण रखता है। वो विमानों को दिशा निर्देश जारी करता है, टर्बुलेंस इत्यादि की स्थिति में कि अपने विमानों को नीचे ले आइए या ऊपर ले जाइए या स्थिर रखिए। वो जो भी दिशा निर्देश होगा सफलतापूर्वक संचालन के लिए वो जारी करता है और हवाई यात्रा को सुचारू रूप से चलाना। अब आप समझ गए होंगे कि अगर एटीसी न हो तो विमानों का उड़ना ही मुश्किल हो जाएगा। तीसरा एक टर्म्स आपने इस दौरान ज़रूर सुना होगा, वो है ब्लैक बॉक्स का। ब्लैक बॉक्स नारंगी रंग का होता है। ये जो ब्लैक बॉक्स का जो नारंगी रंग होता है, इसको इंटरनेशनल ऑरेंज के नाम से भी जाना जाता है। हालाँकि ब्लैक बॉक्स होता नारंगी रंग का है, लेकिन इसको ब्लैक कहा जाता है। अच्छा, इसके पीछे भी एक बड़ा ज़बरदस्त लॉजिक है। चूँकि ब्लैक बॉक्स काला काला आप किसका संकेत मानते हैं? ये डूम्सडे का संकेत मानते हैं ना, अर्थात ये किसी दुर्घटना का संकेत है। तो ब्लैक बॉक्स की हमें ज़रूरत ही पड़ती है उसे खोजने की जब कोई दुर्घटना घट जाती है। तो हालाँकि ये नारंगी रंग का होता है, लेकिन इसको ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो भी सूचनाएँ होती हैं, वो दुर्घटना से संबंधित सूचनाएँ होती हैं, वो दुखद सूचनाएँ होती हैं। इसीलिए इसे सांकेतिक रूप से ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, क्योंकि ये जो सूचना देता है, वो कोई सुखद सूचना नहीं देता। ये दुःख की सूचना देता है। हालाँकि इसमें जो सूचनाएँ होती हैं, उससे हमें विमान में जो दुर्घटना हुई, उसके कारणों का पता लगाने में सफलता मिलती है। लेकिन अब होता तो इसकी ज़रूरत तो हमें तभी पड़ती है ना कि जबकि ये दुर्घटना घट गई होती है। इसीलिए ऑरेंज कलर का होते हुए भी इसको हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि यह ऑरेंज कलर का क्यों होता है? तो चलिए इसका भी उत्तर है कि चूँकि जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो वो कहीं पहाड़ी में टकरा करके हो सकता है या घने जंगलों में हो सकता है। विमान जब टूटेगा-फूटेगा तो उसका मलबा चारों तरफ बिखर जाएगा। तो उसके मलबे में ये ऑरेंज कलर का होने की वजह से ये दूर से ही दिखाई पड़ेगा, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। इसलिए इसको ऑरेंज कलर का बनाया जाता है ताकि इसे ढूँढने में आसानी हो। नहीं तो अगर किसी दूसरे कलर का बनाया जाए जो विमान के ही किसी पार्ट्स के कलर का हो, तो उनमें से इसको छाँट करके अलग करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। ये होता भी छोटे आकार का है, तो इसको ढूँढने में आसानी हो इसलिए इसके कलर को ऑरेंज बनाया जाता है। ब्लैक बॉक्स का दूसरा नाम जो साइंटिफिक नेम है, इसको फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर या कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी बोलते हैं। इसमें फ्लाइट का पूरा डेटा होता है और कॉकपिट में पायलट और एटीसी के बीच में जो भी संवाद हुआ रहता है, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग इसमें रहती है। और वह इतना कठोर और इतना मजबूत होता है ये कि विमान के पूरे जल के और नष्ट हो जाने पे भी इसका कुछ नहीं होता। ये एकदम इंटैक्ट रहता है, इसके अंदर की सूचनाएँ इंटैक्ट रहती हैं। इससे बड़ी आसानी होती है दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में। ब्लैक बॉक्स के उड़ान से संबंधित इसमें महत्वपूर्ण डेटा और कॉकपिट की बातचीत को रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स दुर्घटना के कारणों को जानने में हमको मदद करता है। ये तो इसके उद्देश्य हो गए। अब एक चौथे शब्द के बारे में हमने ज़रूर सुना होगा, केबिन क्रू। अब केबिन क्रू क्या होता है? नॉर्मली लोग पायलट के बारे में जानते हैं और केबिन क्रू के बारे में बोलते तो हैं, लेकिन सामान्य लोगों की समझ नहीं होती कि केबिन क्रू कहते किसको? क्या इसमें पायलट भी शामिल होता है या नहीं होता है? तो इसके पहले कि हम केबिन क्रू को बताएँ, ये बता दें कि केबिन क्रू और पायलट अलग-अलग होते हैं। पायलट केबिन क्रू में नहीं शामिल होता है। केबिन क्रू हवाई जहाज़, इसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में हो सकता है हवाई जहाज़ कर्मी या केबिन स्टाफ भी इसे बोल सकते हैं। हवाई जहाज़ में काम करने वाले कर्मचारियों के समूह को केबिन क्रू कहते हैं। इनका कार्य होता है यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखना। केबिन क्रू में पायलट को शामिल नहीं किया जाता, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। केबिन क्रू में एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड शामिल होते हैं। केबिन क्रू यात्रियों को भोजन और पेय पदार्थ परोसते हैं। वो विमान में सवार होने और उतरने में यात्रियों की मदद करते हैं, आपात स्थिति में यात्रियों की मदद करते हैं और विमान के अंदर नियमों और सुरक्षा प्रोटोकॉल्स के पालन करवाने में भी मदद करते हैं। ये तो हो गए वो 4 प्रमुख टर्म्स, केबिन क्रू, ब्लैक बॉक्स, मे डे और एटीसी।
जिसके बारे में हमने जाना, जो आजकल ये सूचनाएँ आ रही हैं, तो इनके बारे में हम सुन रहे होंगे। अब आगे चलिए चलते हैं कि इसी दुर्घटना के आलोक में हम देख लेते हैं कि भारत में अभी तक की दर्दनाक कौन-सी ऐसी महत्वपूर्ण घटना है जिनमें कि विमान का नाश हुआ और उसमें ढेर सारी संख्या में यात्रियों की मौत हो गई। तो भारत में घटी 9 प्रमुख इस तरह की ट्रेजिक घटनाओं के बारे में हम जानते हैं। पहली घटना घटती है 1993 ईस्वी में। देखते हैं, इंडियन एयरलाइंस का फ्लाइट संख्या 440 था। पालम एयरपोर्ट दिल्ली पर यह घटना घटती है। मौसम खराब था और हाई टेंशन तार से वो उड़ान भरते ही जाकर के टकरा जाता है विमान। इस विमान में कुल 65 यात्री सवार थे, जिसमें से 48 यात्री मारे गए। बड़ी दुखद घटना थी। दूसरा जो बड़ा हादसा हुआ वो एयर इंडिया 855, उसका फ्लाइट संख्या थी, एयर इंडिया फ्लाइट संख्या 855। ये 1978 में यह घटना, पहली घटना मैंने 1993 बोला, सॉरी, वो 1973 थी। दूसरी घटना घटती है 1978 ईस्वी में, एयर इंडिया फ्लाइट 855। यह मुंबई एयरपोर्ट से विमान उड़ा और विमान उड़ते ही वो अरब सागर में गिर गया। इसमें 230 यात्री सवार थे, सभी की डूबने से मृत्यु हो गई। तीसरी दुर्घटना घटी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 17113 की। ये 1988 ईस्वी में घटती है। यह भी विमान मुंबई से उड़ान भर रहा था। दृश्यता खराब होने की, मुंबई से अहमदाबाद जा रहा था, विजिबिलिटी खराब थी, तो क्या हुआ, अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास ये पेड़ों से जाकर के टकरा गया। इस विमान में कुल 135 यात्री सवार थे, जिसमें से 133 यात्रियों की मृत्यु हो गई। चौथा विमान हादसा होता है इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट संख्या 605। ये 1990 ईस्वी में यह दुर्घटना घटती है। होता यूँ कि बंगलुरु के HAL एयरपोर्ट के पास विमान रनवे से फिसलकर गोल्फ कोर्स पे जा पहुंचा। इस विमान में कुल 146 यात्री सवार थे, जिसमें से 92 लोगों की मृत्यु हो गई। पांचवी दुर्घटना घटती है चरखी दादरी में। हवा में 2 विमानों में टक्कर हो जाती है। यह घटना घटी 1996 ईस्वी में। हुआ यूं कि सऊदिया फ्लाइट और कजाकिस्तान एयरलाइंस के 2 विमान हवा में ही चरखी दादरी में आपस में टकरा जाते हैं और इनमें सवार 349 यात्री सारे के सारे मारे जाते हैं। छठी दुर्घटना घटती है अलायंस एयर की फ्लाइट संख्या 7412। यह घटना घटती है 2000 में। इसमें क्या होता है कि पटना एयरपोर्ट के पास विमान जो होता है वो हवाई क्षेत्र में जाकर के गिर जाता है। इसमें कुल 60 लोगों की मृत्यु हो जाती है। सातवीं घटना एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट संख्या 812। यह 2010 में घटती है। यह मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कर्नाटका में है, वहाँ यह दुर्घटना घटती है। विमान उतर रहा था तो वह रनवे से फिसल करके बगल की खाई में जाकर के गिर गया और इसमें कुल 158 लोगों की मृत्यु हो गई। आठवीं दुर्घटना घटती है एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344। ये 2020 में घटती है। यह कोझिकोड एयरपोर्ट में घटती है। यहाँ भी हुआ कि विमान रनवे से फिसल करके खाई में गिर गया। इसमें कुल 190 यात्री सवार थे, जिसमें 2 पायलट सहित कुल 21 लोग मारे गए। विमान इसमें 2 भागों में बंट गया था। और जो नवीं घटना जो अभी हाल में ही 12 जून को घटती है, एयर इंडिया फ्लाइट AI171। ये दुर्घटना आप जानते हैं कि अहमदाबाद से गैटविक लंदन के लिए एक फ्लाइट जा रही थी एयर इंडिया की। इसमें कुल 242 लोग, जिसमें कि यात्री और केबिन क्रू और पायलट लेकर के सवार थे। उनमें 168 भारतीय थे, 53 ब्रिटेन के नागरिक थे, 7 पुर्तगाली थे, 1 कनाडाई था। ईश्वर की कृपा से 1 भारतीय यात्री बच गया और सारे के सारे यात्री और सारे केबिन क्रू के मेंबर और पायलट इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठते हैं। बड़ी दुखद घटना थी। सारी दुनिया से शोक संदेश आए। ईश्वर उन गतात्माओं को शांति दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।